इक्वल्स टू एच अपॉन पी ही होगा। कौन कौन से दो नेचर को रिलेट करती थी, कल ही बात करी है। वेव और पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर। वेव का करेक्टर कैसे आई इस इक्वेशन में, क्योंकि क्या है इसमें लैम्डा है क्योंकि इसमें पार्टिकल नेचर क्यों है, क्योंकि क्या है इसमें वेलोसिटी है, मोमेंटम है। Very good. So de Broglie hypothesis that electrons have the wavelength lambda is equal to h upon mv gave an explanation of the Bohr's quantized orbits. हमने कल बात की थी कि डी ब्रोए की हाइपोथेसिस और बोर का सेकंड पोस्टुलेट दोनों सेम होते हैं। अगर तुम इसको डराइव करोगे तो बाद में वही आ जाएगा L is equal to NH upon 2 पाई। The orbits correspond to the circular standing. अब ये बात ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर जो मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि ये जो हमने पढ़ना है ये स्टैंडिंग वेव्स है, जो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। डी ब्रोइन ने क्या बताया था कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के केस में उसने बताया था, डी ब्रोइन ने क्या बताया था, डी ब्रोइन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास भी एक वेव है। क्या है? वेव है। और ये कैसी वेव है, इस बात को हमेशा याद रखना। कैसी वेव है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, अब एक पूरे ऑर्बिट में समझो स्टैंडिंग वेव है, तो उसकी वेवलेंथ कितने इक्वल होगी? 2 पाई आर। सपोज करो एक सर्कल है तुम्हारे पास, या एक कड़ा है मेरा, ठीक है। इस कड़े के चारों ओर एक वेव है, तो इस वेव की लेंथ कितनी होगी? जितनी सर्कल की लेंथ है। और इस सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो इसने यही बोला है, the orbits correspond to the circular standing waves in which the circumference of the orbit is equal to whole number of wavelengths। है ना। ये होल नंबर इसीलिए यहाँ पर है अभी क्योंकि ये कैसा केस है, स्टैंडिंग वेव का। बस ये थोड़ा दिमाग में रखना कि कैसी वेव्स होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स। ये ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल। यहाँ पर आ जाओ, ये भी ड्रॉबैक आ जाएगा यहाँ पर। बोहर मॉडल, अब बोहर पढ़ लिया पूरा, अब बोहर के ड्रॉबैक। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम से भी पूछ सकता है। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब कौन से? हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक, बिल्कुल। हाइड्रोजेनिक मतलब हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन कैसा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अभी जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें पूरे एटम चैप्टर में कभी भी लिथियम नहीं दिखेगा। लिथियम Li2 पॉजिटिव दिखेगा। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो अब उसके अंदर कितना रह गया? Li2 पॉजिटिव। Li में कितने होते हैं वैसे लिथियम में? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो। तो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू इवन 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम की नॉर्मल बात करूंगा तो भी नहीं बात, तो बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। और दूसरी ड्रॉबैक क्या है इसकी? दिस इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द हाइड्रोजेनिक एटम्स। अब क्या है, वो वेवलेंथ तो इसने बता दिया कि स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो स्पेसिफिक वेवलेंथ निकलेगी, जिनको हमने बोल दिया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट, पीफिन। बट इसके बाद भी ये जो वेवलेंथ्स निकल रही है, इनकी जो इंटेंसिटी है, किसी की क्या है ज्यादा है, किसी की क्या है कम है। तो ये क्यों है, इसका रीजन ये नहीं बता पाता। तो दो कौन कौन सी है सर? पहली कि ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दूसरा कि इंटेंसिटी को नहीं बता पाया था। ठीक है। तो आ जाओ पॉइंट्स टू पंडर में। Both the Thomson as well as the Rutherford model constitute unstable system. बताया ना अनस्टेबल क्यों? कंटिन्यूअस वाली बात हो रही है। Thomson is unstable electrostatically और रदरफोर्ड क्या कह रहा था? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये पूछ लेते हैं। थॉमसन का क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो गलत बता रहा था। रदरफोर्ड का तो तुम्हें पता ही है। रदरफोर्ड का कैसे है? उन्होंने बोला था जब रिवॉल्व कर रहे हैं ना सर, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अच्छा, what made Bohr quantized angular momentum and not some other quantity? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। अभी क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना इसको भी, तुम्हें थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए होता है। What made Bohr quantize angular momentum? उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को ही क्वांटाइज क्यों किया, है ना? और किसी चीज को क्यों नहीं कहा कि बाकी सब क्यों? Note, H has a dimension of angular momentum and for circular orbits angular momentum is a very relevant quantity. The second postulate is then so natural. समझ में आ रही है ये बात क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने क्या बात करी है कि भाई एंगुलर मोमेंटम की ही बात क्यों करी, नॉर्मल मोमेंटम की बात क्यों नहीं करी? बोहर को सपना थोड़ी आ गया कि सिर्फ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। वो पहली लाइन ये बोल देते
कि भाई मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। समझ में आ रही है? हाँ Yes, जी। तो sir. ऐसा क्यों हुआ? तो वो कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में हम एंगुलर चीजों की बात करते हैं ना, एंगुलर हाँ वेलोसिटी, जी. एंगुलर मोमेंटम, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसने इसलिए बोला, ध्यान से देखो लास्ट लाइन, एंड फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेरी relevant relevant quantity. quantity. The second postulate is then thus so natural. अच्छा, Natural. the orbital picture in the Bohr model of hydrogen atom was very inconsistent with the uncertainty. It was replaced by the modern quantum mechanics. In the Bohr's orbits are regions where electrons may found with the large. अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन वैसे हमारी 12th का नहीं है। ये क्या बता रहा है कि बोहर के बाद क्या हुआ। अभी तो बोहर के ड्रॉबैक पढ़ लिए, यानी बोहर का मॉडल भी सही नहीं है. नहीं है। इसके बाद जो हमारा पूरा सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसके बाद जो ब्रांच आती है उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसके बाद का क्या सीन है ना? अब बोहर मॉडल का ये वही लाइन लिख देंगे, द ऑर्बिटल पिक्चर इन विच द बोहर मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम वाज इनकंसिस्टेंट विद अनसर्टेनिटी। तो बोलेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बोहर मॉडल का अभी जो मॉडल, बोहर का जो मॉडल है वो इनकंसिस्टेंट है। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब इसके बाद तो क्या इसका सॉल्यूशन निकला आगे जाके? तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि इसको अब मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से डील किया गया। और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से क्या हुआ, पहले तो क्या था, एटम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रिवॉल्व थे। कर रहा है. हाँ, तो अब लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्या कहती है कि पहले तो बोहर ऑर्बिट को समझ में आया ना, हमने क्या बोला कि वो रीजन थे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और स्टेबल हैं, कोई एमिशन नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, बोहर ऑर्बिट अब वैसे ऑर्बिट नहीं है। बोहर ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहां पर अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब तुम श्योर नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन यही है, लेकिन तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ अंदाजा लगा। तो जहां पर सपोज करो इलेक्ट्रॉन, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन अब क्या है, वेव है। समझ रहे हो ना? अभी जब हम Yes, बात sir. कर रहे थे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। तो वेव कहीं पर भी हो सकती थी, लेकिन जो बोहर ऑर्बिट है वहां पर वेव की होने की संभावना बहुत ज्यादा है. ज्यादा है। इसीलिए कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है। तो याद रखना, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक कोई भी चीज श्योरिटी से नहीं कहेगी, वो सिर्फ किसके बीच में कैसे बात करेगी, किसकी फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी, Probability. संभावना. तो अब याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ भी क्वांटम से रिलेटेड आए तो क्या वर्ड आएगा तुम्हें दिखेगा प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी दिखेगा और डिस्क्रीट वर्ड दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी. ठीक है। अनलाइक द, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये चीज भी अच्छी है। ये चीज तुम 11th में पढ़ते हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर भी समझ में आ जानी चाहिए। अनलाइक द सिचुएशन इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या होता है, प्लेनेट एक प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहा है ना? Yes, समझ में आ sir. रही है? तो वो ग्रेविटी एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल प्लेनेट की बात करूं, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर हाँ रही है, जी. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही है सर, Yes, sir. है ना? बिकॉज द मास ऑफ द सन इज सो मच ग्रेटर देन द मास ऑफ एनी अदर प्लैनेट्स। ठीक है। अब लेकिन ध्यान से एक बात सुनो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना बच्चे, वो सबसे वीक फोर्स होती है अभी तक जो हमने पढ़ी, सबसे Weak वीक। force. Force. अब ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंपेयर। अब देखना ऐसे ऑर्डर होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत वीक होती है, बहुत वीक होती है। Weak. तो अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्लेनेट वाला सिस्टम होगा वहां पे तो कौन सी फोर्स लग रही Gravitational force. है ना? लेकिन जो हमारी बात कर रहे हैं उसमें कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स, Electricity. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है सर वो, है ना? तो Yes, बस ये sir. लास्ट लाइन है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फोर्स है, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा या प्लेनेट प्लेनेट का मास ज्यादा होगा? Planet का. सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरेक्शन इज कंपेरेबल इन मैग्नीट्यूड to the electron nucleus electric force because the charges and the distance are of the same order of magnitude. ध्यान सुनना, the reason why the Bohr model with its planet like electron is not applicable to many electron atoms. क्या बात हो रही है इसमें? इन्हें बोला है कि बोहर ने जो बात की थी वो लगभग प्लेनेट जैसा सिस्टम था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे अब हमारा प्लेनेट्स है, प्लेनेट भी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? Sun के around. सन के अराउंड Sun मूव के कर रहा है। around कर रहे हैं. यहाँ पर पढ़ो,
the planet gravitational forces are very small as compared to the gravitational force of the sun on each planet. मतलब दो प्लैनेट्स आपस की बात करूं मैं, दो नॉर्मल प्लैनेट्स उनके बारे में बात करूं और एक सन के बारे में कोई और प्लैनेट अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताओ कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? सन का मास, प्लैनेट और प्लैनेट की फोर्स लग रही होगी और सन और प्लैनेट के बीच में भी फोर्स लग रही होगी, लेकिन मास किसका ज्यादा है? सन का। सन वाली फोर्सेस क्या है? सन के मास के कंपैरिजन में वो वाली फोर्सेस क्या है? बहुत वीक पड़ रहे हैं। इसने यही बोला हुआ है, प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल as compared to the gravitational force of the sun on each planet. क्यों? क्योंकि mass of the sun is very much greater than the mass of other planet. अब अगली लाइन पढ़ो, the electron electric force is comparable in magnitude the electron। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर प्लेनेट की बात हो रही थी भाई, एक छोटे दो छोटे प्लेनेट के बीच में जो फोर्स लग रही है वो सन के कंपैरिजन में बहुत क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पर प्लैनेट्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है उससे कम नहीं है, वो इक्वल ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस है। वहां पर कौन थे? फोर्सेस थी। फोर्सेस किस वजह से थी? ग्रेविटेशनल में उनके मास के कारण। क्योंकि फोर्स में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में, ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फॉर्मूला होता है? F = G m1 m2 अपॉन r²। किस पे डिपेंड कर रहे हैं वो? मास के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? K Q1 Q2 अपॉन r², चार्ज के ऊपर। तो भाई इनमें तो हमने बोल दिया कि सन और प्लैनेट में मास का ज्यादा डिफरेंस था, तो बाकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीक पड़ गई जब बारी आती है सन और किसी प्लैनेट के बीच। लेकिन यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन को भी उसी फोर्स से रिपेल कर रहा है जिस फोर्स से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या मैं इन फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ध्यान से सुनना, दिस इज द रीजन व्हाई द बोहर मॉडल विद इट्स प्लैनेट लाइट इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोहर के मॉडल में से अगर मैं बोल दूं कि अब इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना सही नहीं होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो दो प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी उसको मैं सन के कंपैरिजन में पहले नेग्लेक्ट कर सकता था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मास की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चार्ज की। लेकिन यहाँ पर अभी बोर ने हमें बहुत कुछ बताया, स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में बताया, तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, बस इतना ही था यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो हमारे को हमने पढ़ा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, नई थ्योरी को बोल दिया क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान रखना इस बात को, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो चीज यहाँ पर करना है, अभी तक जो हम पढ़ते थे, हमने कल भी बात की थी, क्लासिकल एक्सपेक्टेशन थी। किसकी थी? क्लासिकल एक्सपेक्टेशन। हाँ, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज नॉट कनेक्टेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। द लेटर इन द डिफरेंस बिटवीन टू, इसमें कुछ नहीं बता रखा है, इसमें वही बात बता रखा है। फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द लार्ज क्वांटम नंबर्स n2 n-1 n इज वेरी लार्ज, हाउएवर द टू कंक्लूड। अब इसमें क्या है, ये बात तभी समझ में आएगी जब कौन सी हमारे पास मैकेनिक्स समझ में आएगी हमको, क्वांटम मैकेनिक्स। बट इसके अंदर जो जरूरी है वो है लास्ट मॉडल की, मतलब जो ये बोहर सेमी क्लासिकल मॉडल। सेमी क्लासिकल क्यों बोला इसको? कि कुछ तो इसमें डिस्क्रीट बातें भी करी है, L = NH/2π। तो पूरी तरह से क्वांटम भी नहीं है, पूरी तरह से क्लासिकल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें तो इसकी सही भी हैं, लेकिन कुछ इसके ड्रॉ बैक्स। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बोहर का मॉडल अब पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसके भी तीन कारण है। पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया हुआ। द मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 postulates but accounts for almost general feature। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बहुत हद तक ये एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन कौन सी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हाइड्रोजन के एटम स्पेक्ट्रम की? याद करो, क्या नहीं बता पा रहा था सर? लाइमन बाल्मर का तो बता पा रहा था, लेकिन क्या नहीं बता पा रहा था? उनकी इंटेंसिटी ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चीजें बता रहा था, लेकिन इंटेंसिटी तो नहीं बता पा रहा था। और दूसरा भी कुछ था, कौन से, किसके लिए वैलिड था? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, है ना। तो अब मॉडल यहाँ पर क्या है, ये तो मेन चीज है क्लासिकल फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, वो सब भी इसमें जुड़ा है।
The model demonstrates how a theoretical physics occasionally must quite literally ignore certain possible approach in being able to make some prediction. अब इसमें क्या है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स की बात है. इसने अभी जो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें से उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता. इसने सिर्फ ये बता रही है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स उसने हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर इग्नोर करी, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर इग्नोर करी. वो तभी पता चलेगा जब हम क्वांटम पढ़ेंगे, तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा कि हमने क्या क्या इग्नोर किया. तो वही बता रहा है कि जब एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट काम करता है तो वो कुछ चीजों को क्या कर देता है, पहले ही इग्नोर. मैं छोटा सा एग्जांपल भी दे दूं इसको फटाफट अगर करवाने के लिए. जैसे हम देखते हैं कि दो चीजें ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो दोनों एक्चुअल में तो क्या दोनों एक साथ नीचे आती हैं? हाँ जी. एक्चुअल में नहीं आती बच्चे. अगर मैं एक स्टोन फेंकू और एक पंख फेंकू मोर का तो कौन पहले आएगा, तुम्हें क्या लगता है? स्टोन पहले आएगा. हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में दोनों सेम केमिकल आती है, लेकिन वो कब होता है, जब क्या हो, वैक्यूम में हो. हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया है ना, अभी एयर को हाँ इग्नोर जी. कर, तो वही Yes, बात. sir. ठीक है. तो अब हम अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं पहले, उसके बाद हमने इग्नोर करके देखा. अब उसके बाद हम क्या लाए, एयर का रेजिस्टेंस. ये क्यों किया, क्योंकि अब हमें पता लग जाएगा. अब हम दो चीजें फेंकेंगे तो हम कहेंगे वैक्यूम में तो इनका कोई चक्कर नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें कोई रीजन नहीं है कि ये कौन जल्दी आया कौन लेट आया. ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रही है. बट अब क्योंकि वैक्यूम वाली सिचुएशन में और रियल लाइफ सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, एयर का. मीडियम का. हाँ, मीडियम या एयर का, जो भी बात है ना. तो ये मीडियम के कारण ऐसा हो रहा है, हमें ये पता लगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. तो ये थे हमारे पॉइंट्स टू पॉइंटर वाली चीजें. ठीक है. अब थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. अच्छा, कल वाले चीज में बताऊं, मुझे पढ़ के आए थे कल, क्वेश्चन दिया था एक. क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था. मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ. लैम्डा तो आ गया पर एनर्जी कुछ अलग ही आ रही थी. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था, यही था शायद, है ना? हाँ जी, यही था. क्या क्या लैम्डा की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? मेरे पास 5 पहले आई वाली थी 0.5 into 10,000, फिर नीचे आ गई 5,000. 0.5 इंटू 10,000. हाँ जी, 0.5 तो फिर सही है, लेकिन साथ में कुछ इंटू में 5,000 आई. 10,000. हाँ जी, यहाँ पर 10,000 आया. 0.5 ऐसे आया into क्या? 10,000. हाँ जी. तो इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए. अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कल वैसे मैंने पूरा बता भी दिया था. ये देखो, लगभग सही है, थोड़ा सा देखना भाई. ये किस चीज की वैल्यू थी, ये पूरी इक्वेशन लिखना. E इज इक्वल टू, इसकी थी E नॉट kx माइनस ओमेगा. Omega T. देखो ये लिख नहीं रहा, ये x तो है ही, Yes, sir. तो ये पूरा चीज किसकी वैल्यू हो गई, के की. k की. तो k की वैल्यू ये क्या आ गई, 2 पाई अपॉन में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. और हमने जो k की वैल्यू पढ़ी थी वो क्या होती है, 2 पाई बाय, फटाफट बताओ. एक तो होती थी 2 पाई बाय टी, वो किसकी वैल्यू होती थी, 2 पाई बाय टी किसकी होती थी, 2 pi याद by करो यार. ओमेगा की होती थी. ओमेगा की. हाँ, 2 पाई बाय टी होती थी ओमेगा की. यहाँ पर लिखा भी था मैंने, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो अभी नहीं दिख रहा. तो दो वैल्यू पड़ी थी, एक तो पड़ी थी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और एक पड़ी थी लैम्डा 2 पाई अपॉन, सॉरी, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिख दूं, के की वैल्यू ये रही, 2 पाई से 2 पाई गया, कंपेयर कर दो, लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 5 into 10 to the power minus 7. तो लैम्डा अगर ये आ रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत. जी, नो सर. अब इसको वेरीफाई भी करवा देंगे, वेरीफाई भी करा देंगे. तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आ रहा है लैम्डा, लेकिन यहाँ पर किस में पुट करना है लैम्डा, 1 by lambda में. देखो कौन सी यूनिट में है, एंगस्ट्रॉम में है ना. तो एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस -10. तो हमारे पास जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 7, है ना. 10 टू द पावर माइनस 10 में करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई. 10 टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू पावर माइनस 10 से ही डिवाइड कर दो. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 तो क्या हो गया, 5 एमस्ट्रॉन्ग. हाँ जी. और ये ऊपर जाके प्लस 10 हो जाएगा. -7 + 10 कितना होता है,
प्लस माइनस 3 7 प्लस 10 कितना होता है? प्लस 3 3 होता है। तो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा लैम्डा की जगह? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, है ना? किसी को कोई यस डाउट? सर बाकी यही No, वैल्यू मैं आगे अपनी क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, ये इस वाली फॉर्म में। इसमें ही पुट करना था ना, हाँ जी। 12 पाई डिवाइडेड बाय 5000। अब सोल्व कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकाल हम्म, हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चा कह रहा है मैं इससे नहीं निकालूंगा, मैं इससे निकालूंगा, तो इससे भी निकाल सकता है वो। तो यहाँ पर किस चीज की वैल्यू होगी ये पूरी? ओमेगा की वैल्यू ओमेगा होगी। की ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या पुट करूंगा यहाँ पर मैं? 2 पाई 2 अपॉन pi into 6 into 10 raised to power 14 14t। ये t तो छोड़ ही दो। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई इंटू में म्यू फ्रीक्वेंसी। यस 2 yes पाई sir से 2 पाई कट गया। ये किसकी वैल्यू आई है लेकिन अब? म्यू की फ्रीक्वेंसी। आई है। म्यू हाँ, की फ्रीक्वेंसी की क्या आई है सर? 6 इंटू 10⁻14। इसमें तुम चाहो तो फिर लैम्डा निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लैम्डा। कर। तो फिर वही आंसर आएगा। 3 सी की जगह लिखो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लिखो 6 इंटू 10⁻14। 14। समझ में आ जाएगा? हो जाएगा क्या? हाँ जी, हो जाएगा। ये yes देख लो sir जिसको याद नहीं रहा। 2 ये हो जाएगा 0.5। 5। 0.5 इंटू 10⁻⁻6 यानी 5 इंटू 10⁻⁻7। हाँ 7। तो यही तो थी, हमने सीधा निकाल दी। तो अब कौन से मेथड से करोगे? ओमेगा वाले से या के से? के वाले से इजी के रहेगा। वाले से। ओमेगा वाले से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी तो वेरीफाई भी कर सकते हो लेकिन तो। चलो, ये तो हो गए थे हमारे क्वेश्चन। यहाँ आ जाओ। तो इससे पहले थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊं, तो हमने अभी तक जो पढ़ा यहाँ पे लिख देते हैं। क्या था सर? L इज इक्वल टू NH अपॉन। 2 पाई 2 pi और क्या पढ़ा था सर? और वो एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला एल पढ़ा की जगह और भी कुछ लिख सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MVR लिख सकते हैं उधर। हाँ, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 2 पाई। पाई। क्यों करवा रहा हूँ? बहुत जरूरी है ये याद रखना कि L की जगह MVR लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत yes सारे sir कंसेप्ट तुम्हारे बन सकते हैं, अभी पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद का फॉर्मूला बताओ। अभी हमने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े थे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। हाँ जी। क्या होता है सर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? -13 हाँ हाँ बोलो। वो एनर्जी का होता था, उसका लिख दो साथ में, कोई बात नहीं। EN energy वो किसका होता था? 13 माइनस 13.6 अपॉन में n एन n का। स्क्वायर। square इसको कैसे लर्न करना है मैं बताता हूँ। इसकी सारी एक्सप्रेशन लर्न नहीं करनी, जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, RN का फॉर्मूला क्या होता था? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई वैसे m e का स्क्वायर। वैसे ऐसे ही होता था हमारे पास, N स्क्वायर R नोट, N स्क्वायर r नॉट। R। ये कर सकते हो तुम, ठीक है? yes sir इसका इसका फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जरूरत पड़ जाती है। अब R नोट क्या होता है सर? इसको समझना आना चाहिए हमें। R नोट होता क्या है? जो R नोट होता है बोहर कॉन्स्टेंटली आता रेडियस। है। R नोट क्या होता है? Bohr's बोहर। बोहर्स radius रेडियस। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है सर टाइम। अब टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला पूछते नहीं है। वो टाइम पीरियड में किस में बात करते हैं? ओमेगा। प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में अभी बात करेंगे कैसे प्रोपोर्शनैलिटी में बात करता है वो। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता था सर रेडियस का, हो गया। वेलोसिटी का होता था सर। वेलोसिटी क्या होता है सर? V नोट बाय। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी n के। तो सब वी यहाँ पर VN लिख दो, इनवर्सली आई है, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ से क्या पता चल रहा है सर? रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? N के स्क्वायर के। square के और वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? n के। n के समझ में आ रहा है? तो रेडियस N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे N बढ़ा रहा हूँ रेडियस बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ती है। जाएगी समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा या सेकंड ऑर्बिट का? सेकंड ऑर्बिट का सेकंड का ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा नहीं होगा, सेकंड ऑर्बिट का होगा, और वो भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हाँ जी। प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला V इज इक्वल टू V नोट बाई Z। अब R नोट होता क्या है सर? बोर्स रेडियस तो होता है, Bohr's लेकिन radius वैल्यू होती होगी कुछ। वो होती है h स्क्वायर ओमेगा सॉरी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। बिल्कुल सही होती है, यही होती है, लेकिन हम अभी इसके फॉर्म में नहीं जाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे उसको। ऐसे V नोट की भी कुछ वैल्यू होता है, उसमें भी अभी नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आएगा हाँ तब जी। करेंगे। अब यहाँ पे हालांकि Z भी हो सकता है। क्या हो सकता है? Z। अब ये सब तो किसके लिए है सर?
हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन की जगह किसी और की बारी आ जाए तो जेड का स्क्वायर भी करेंगे ना? जेड का स्क्वायर करेंगे या क्या करेंगे, अब वो बात करनी है सर। यहाँ पर तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ पर भला? यहाँ एनर्जी। पर। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि साथ साथ समझ में आए। तो एनर्जी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अब आर एन में कहाँ आएगा फिर? आर एन में आता है सर नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्यों? अभी धीरे धीरे सब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। वीएन में कहाँ आएगा सर? ऊपर। ऊपर आएगा डायरेक्टली। डायरेक्टली। देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली था तो ये इनवर्सली, यहाँ पर ये इनवर्सली था तो यहाँ पर ये डायरेक्टली। डायरेक्ट। ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है। और जेड स्क्वायर में तो क्या है सर, ऊपर जा रहा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी एनर्जी नेगेटिव में और बढ़ बढ़ रही है, रही है। और बढ़। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जो तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा हमेशा, और ये क्वेश्चन आता भी है। वो पूछते हैं कि जब भी कोई एटम मान लो 6th लेवल से हाइड्रोजन फर्स्ट पर गिर रहा है ग्राउंड में, तो बताओ कितनी, हम हमें पता है ना भाई, अगर मैं मान लो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन के सिर्फ एक ही लाइन दिखाती है, नहीं, नहीं, ओ से एक फर्स्ट लेवल पे भी गिर सकता है, थर्ड से भी 3 से फर्स्ट भी, लेवल पे, 4 से भी, फोर्थ से भी 4 गिर से सकता भी, है। बहुत 5 सारी से भी। बहुत सारी होगी। इनफाइनाइट। हाँ जी। हाँ, लेकिन कितनी गिर सकती है, कितनी लाइन एमिट होंगी, नंबर ऑफ लाइन एमिशन। मतलब मान लो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, 4 पर है, तो ये कहाँ कहाँ से कहाँ गिर सकता है? 4 से 3 पर भी गिर फर्स्ट सकता है, 4 4 से से 2 पे 2 भी, पे भी और 1 पे भी। 1 पर। पे भी। तो ये कितनी, हर बार 5 से मैं काउंट करने बैठूंगा सर? 5 नहीं, से 1 पे गिरी तो, 6 से 1 पे गिरी तो, 7 से 1 जिससे पे। नहीं गिरेगी वो माइनस कर देंगे। हाँ वो वैसे भी करेंगे, लेकिन इसमें वो कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे फिर तुम्हें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, n इंटू n-1/2, 2। n इंटू n-1/2, 2। याद रखना है। हो जाएगा क्या? हाँ जी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, इसको पुट करके भी देख लो। 4 वाले में भी देखा है ना, तो n की जगह अब कहाँ पर है मेरा इलेक्ट्रॉन? 4th में है मान लो, तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा? 4। 4। 4 - 1 कितना होता है? 3। 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 6 बाई आ 2, जाएगा। 6। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। यस सर। ये एमिट सारे केसेस इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, सारे, सिर्फ यही वाले नहीं, जितने भी होंगे। याद रख लोगे अब इसको हाँ जी। सारे? हाँ जी सर। चलो अब बोलो मुझे, अब क्या रह गया? एमिशन हो गया, और तो कुछ नहीं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो और भी बता देंगे। हाँ, एक चीज और करना सर, क्वेश्चन मैंने डाला है शायद, पहला ही क्वेश्चन है क्या? कोई नहीं, अभी मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक चीज, अभी हमने ना मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा था वैसे। अब कोई भी चीज, अगर चार्ज पार्टिकल है, कोई करंट जा रहा है किसी में, मान लो करंट मूव कर रहा है, तो करंट के अराउंड क्या बनता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना? अच्छा, तो अब करंट किसके कारण बनता है, तुम मुझे ये बताओगे? चार्ज के मूविंग कारण। ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज के कारण? चार्ज के कारण तो नहीं बनेगा ना, जब चार्ज मूव करेगा। जब चार्ज क्या हाँ करेगा? जी। मूव। मूव करेगा। करेगा। अब चार्ज मूव कर रहा है, हाँ, अब चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा बच्चे? वो भी कर करते रहे हैं। हैं। रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या बनेगा? कुछ करंट करंट बनेगा। बनेगा। बनेगा, और उस करंट की वजह से भी क्या बनेगा? कुछ। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ पर अब ये वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि बताओ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक, एक सेकंड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? यस तो सर। ये भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आ जाओ यहाँ पे, इसके अभी तो हम फॉर्मूला ही देखेंगे सिर्फ। यहाँ पर आ जाओ, पहला क्वेश्चन। अ फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, फाइंड आउट द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। बताओगे? बताओगे? एक फॉर्मूला और भी था ना इससे। रीडबर्ग कांस्टेंट वाला। हाँ, 1/λ इज इक्वल इक्वल टू टू, ये सीरीज का है जो हमने समरी में पढ़ा है अभी अभी, यस जी। सर। r उसके बाद इंटू 1 बाय अपॉन n माइनस स्क्वायर माइनस -1 n। बाय ni का का स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जब हमने पॉइंट्स टू पंडर में या समरी में जब पढ़ा था, तो यहाँ पर सी लिखा था, है ना? हाँ जी। यस सर। वो कैसे लिखा था वो देख लेते हैं। वो म्यू न्यू वाले से। क्या होता है? c/λ। लैम्डा। मैं लैम्डा। दोनों इक्वेशन को अगर c से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी c आएगा और यहाँ पर भी
सी आएगा। आएगा तो सी बाय लैम्डा तो क्या बन गया, म्यू। म्यू। तो वो ये फॉर्मूला था, ठीक है। हाँ जी। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम ये रखो 1 बाय लैम्डा वाला, क्योंकि ज्यादातर हमें वही पूछते हैं। अच्छा, अब आर की भी वैल्यू आती है कि अब आर लर्न करने की जरूरत ये नहीं ऐसे नहीं है बड़े वाले तरीके से। क्या करोगे बच्चे, तुम्हें पता है ये वैल्यू वैल्यू किसकी है, 1 बाय लैम्डा की ना, हाँ 1 बाय जी। लैम्डा की। तो जब तुम जैसे रेजिस्टेंस में 1 बाय आर की होती है, बाद में उल्टा कर देते हो ना, यस सर। इसको भी 1 बाय लैम्डा का लैम्डा करोगे तो ये आर का क्या हो जाएगा, 1/r। 1/r। 1 बाय आर की वैल्यू लर्न करने में फायदा है, आर की वैल्यू लर्न करने में फायदा ही नहीं है। तो 1 बाय आर की वैल्यू याद रखो 912 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 900। 912 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन यस पे आते सर। हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था ये, पढ़ो इसको। क्वेश्चन है, अ फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम में, और वेवलेंथ ट्रांसफर बतानी है। मतलब कितनी वेवलेंथ, पहले तो क्वेश्चन को समझो उसके बाद करना। और मैं इसके आंसर भी शायद लिख के लाया हूँ आज तो। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ठीक है, नहीं रहेगा। बताओ, पहले तो क्वेश्चन को समझो कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्वेश्चन, कि ऐसा जैसे हमने पिछले में किया था कि सर ऐसा होना भी चाहिए क्या। ये हमारे को जैसे हम ग्राफ में करते थे, याद है ये वाला ग्राफ पढ़ा था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, ये वाला। यस सर। यस सर। कहा था कि ऐसा होता भी है क्या, पहले देखो। हाँ ऐसे जी। ही जो ये बोलना चाह रहा है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सर ये एच से कहाँ से आ गया इसमें, हाँ, एक्स से, ये एच से लिखा है ना, एक्स से तो कहीं लिखा ही नहीं। एच सी। सी। एच सी, एच एच मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू दे रखी है। अच्छा। जैसे तुम भाई एच म्यू लिखोगे, मान लो हाँ एच जी। इंटू म्यू एनर्जी होती है जो, है ना। Yes, इसको जब फॉर्मूले में पुट करते हो, म्यू को लिख दो सी बाय लैम्डा। लैम्डा, तो एच सी इसकी वैल्यू दे रखी। ओके। सोचो पहले तो, देखो कि क्या क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, पहले तो ये देखो। मैं इसके आंसर लिख के तो आया था, हाँ लिखे हुए हैं। चलो बढ़िया। इसका आंसर आ रहा है बच्चों डी। तो जिसका डी आया वो सही है, और जिसका नहीं आया वो सिर्फ अभी ये समझो क्वेश्चन में क्या पूछा है। नहीं तो हम बात करते हैं फिर। देखो वेवलेंथ। ये क्या बोल रहे हैं, कौन मेरे को समझाएगा क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। एक फोटोन है ना, वो n जिसकी वैल्यू 4 है वहां से इमिट हो रहा है और 1 पे गिर रहा है। भाई 4 सर आ से 1 गया में डी। गिर रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले बताओ 4 से 1 में गिर रहा है तो क्या होगा। तो एनर्जी लूज उसमें होगी। एनर्जी लूज होगी। वेरी गुड, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो रेडिएशन निकलेगी, रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ भी होगी। हाँ यस जी। सर। तो वही उसने पूछा है, आ और गया डी वेवलेंथ आंसर। निकालने का हमारे पास, हाँ आ गया आंसर, बढ़िया। अब यस हमारे सर। पास वेवलेंथ का फॉर्मूला भी तो है, क्या है, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू इज आर इक्वल टू सी। आर 1 बाय R एन एफ 1 का by स्क्वायर। एफ क्या है, हाँ जी। फोर 4 वन वन है। 1 बाय वन लैम्डा। है। वन एन एफ क्या है, कहाँ पर गिर रहा है भाई, 1 वन में। 1 पे गिर रहा है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज होगी। हाँ जी। आवाज आ रही थी ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज डिस्कनेक्ट भी हो नहीं गया आ रही है। थी। अब तो समझ में आ रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ ना सबको। यस सर, आप दिख रहे तो हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। 16। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं आर की वैल्यू अभी पुट कर दूं क्या, नहीं नहीं। पहले नहीं, अभी रहने पहले दो। सोल्व कर दो फटाफट। 1 बाय लैम्डा है सर,
आर की जगह नहीं करता कुछ, 1 बाय ये कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 15 बाय 16 16, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1 बाय आर 16 बाय 15। 1 बाय आर की जगह क्या पुट कर दूं, 912 एंगस्ट्रॉम 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 16 बाय 15। कर देंगे क्या इसको सोल्व हम, जी यस सर। हो जाएगा? यस ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा इसने किस में दे रखा है, नैनोमीटर में, ये आंसर आ रहा है एमस्ट्रॉन्ग में आ रहा है हमारा, तो बस तुम्हें पता है कैसे चेंज करना है, वो 10⁻⁻10 में आ रहा है हमारा, इन्होंने जो पूछा है वो किस में आ रहा है, 10⁻⁻9, -9। तो तुम बस इतना कन्वर्ट कर लोगे, अब यस हो जाएगा। चल, हाँ जी। किसी और को कोई डाउट? अच्छा, इन्होंने अब क्वेश्चन मन में उठता सर HC क्यों दे रखा है फिर इसने, हाँ सर। है ना, वो इसलिए दे रखे हैं बच्चे क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है वो इस क्वेश्चन से भी सोल्व हो सकता है। हम ऐसे निकाल ले, E = 13.6 बाय n²। तो यहाँ से पहले एनर्जी निकाले n4 में, फिर n1 में, तो फिर इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, E4 माइनस E1, और वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू होती है h को लिखता हूँ hc बाय लैम्डा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर hc पुट कर दोगे तो फिर वहां से भी तुम्हारी क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी। तो ये थोड़ा लंबा मेथड था, जब हमारे पास लंबे मेथड की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। डन डन सर। ओके भाई, बोल दिया करो, मेरे को ना डर लग जाता है कि हमारा नहीं सर। डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करने लग जाऊंगा। चलो, इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट वेवलेंथ, अच्छा ये पढ़ो, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज गिवन है 720 नैनोमीटर। तुमने क्या निकालनी है, सेकंड लाइन निकालनी है। सेकंड लाइन वेवलेंथ। सर ये इसने क्या पूछा है, पहले तुम मुझको ये बताओ सर, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ समझ रहे हो, किसकी सीरीज बता रखी है, किसकी, पास्चन से गिर रहा है। फर्स्ट सीरीज कब दिखेगी तुम्हें, तुम खुद सोचो, जब पास्चन n मतलब = 4 से 3 में गिरेगा। हाँ, पास्चन मतलब सुनो, पास्चन मतलब कौन सी, कहां पर गिर रहा है, लास्ट में 3 में। 3 पे। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, तो मतलब फाइनल तो आ रही है 3 में, तो 3 में उसने पूछा है फर्स्ट, उसने बोल रखा है फर्स्ट लाइन तो गिवन है, फर्स्ट पहले सबसे पहले कहां से 4 गिरेगा, से ही गिरेगा। 4 से गिरेगा। सेकंड 5 से। हाँ, सेकंड कहां से गिरेगा सर, 5 से। तो इसने 4 की तो दे ही रखी है, 5 की हमने निकाल लिया, तो निकाल लेंगे क्या, हाँ कैसे जी। निकालेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बोलो साथ साथ, अब वो वाला करेंगे 1 1 बाय लैम्डा R 1 बाय फाइनल e का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाय 1 बाय 16। 16, एक तो ये होगी लैम्डा 1। 1। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट। सर 1 बाय लैम्डा 1 किसके इक्वल है सर, आर, हाँ जी। हाँ जी। ये कितना हो जाएगा बताएगा कोई मुझे, 16 माइनस 9 ना। कोई बताएगा भाई, हाँ जी 145 आ जाएगा नीचे। अब इसको ऐसे करने से अच्छा मैं कोई और तरीका है क्या मेरे पास, हाँ वो वाला है ना ई वाला, उससे ऐसे भी कर सकता हूँ, सुनो मेरी बात, ऐसे भी कर सकता हूँ और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, कैसे सर, ये हो गया 1 बाय लैम्डा, निकालनी है। लैम्डा 2 भी लिखो, आर वो कहाँ पे गिरी है सर, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25। अब तुम चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, डिवाइड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सर डिवाइड, कोई बच्चे इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनो, कई बच्चे इसको कैसे करेंगे, 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू, जिनको कैलकुलेशन नहीं होती वो ऐसे करते हैं इसको, आर 1 बाय 9 क्या ले लेता है, बाहर ले लेता है, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 9 बाय 16। हाँ जी। किसी को कोई डाउट ये कैसे लिखा है, नहीं। सिर्फ 1 बाय 9 बाहर लिखा, भाई कॉमन लिख हटा के देख लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, आर अंदर रह रहा है 1 बाय 9 माइनस 9 बाय 16 इंटू 9, तो 1 बाय 16 दिख रहा है ना, तो अब इसको तो कर सकते हो आराम से, 16 में से 9 गए 7 आर बाय 145 आएगा।
145। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं बच्चे, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट थी, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये शायद न्यूमेरिकल बेस में आया था और जहां से मैंने उठाया ना उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं इसके। तो इसका आंसर आया 97.28। क्या आ रहा है? 97.28 मेरे हिसाब, नहीं नहीं 97.1 नहीं, सॉरी वो तो पिछले का था। इसका आंसर आ रहा है, ये रेशो आएगी तुम्हारी 175/256। चेक कर लेना इसको, 175/256, ये अभी भी चेक कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा तुम मुझे बताओ। 16 में से 9 गए 7, 7 माइनस 7 कितना आ रहा है? 145 आ रहा है 145। 145 है ना? हाँ जी। और ऐसा लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो 7, चलो इतना ही लिख दो कोई बात नहीं। अब दूसरी क्या है हमारे पास? ये तो हो जाएगी 1/λ1, 1/λ2 1/λ1। तो λ1 कितनी हो जाएगी बच्चे? λ1 145/7 आर है ना, बिल्कुल सही। ये 1/λ1 है तो λ1 कितनी हो सर जाएगी? उधर ना 144 आएगा, 144 145 नहीं था। तो ये हो जाएगा 144/7 आर। 7 ठीक है, आर। ऐसे ही λ2 निकाल लूंगा क्या मैं यहाँ से? हाँ जी। और चाहो तो इसको देखो, मैं वही बात बता रहा हूँ, इसको हर मेथड से कर सकते हो। इसको और आसान कैसे किया जा सकता है सर? इसको और आसान ऐसे किया जा सकता है सर, 1/9 यहाँ से कॉमन लिया है ना आपने, ऐसे ही यहाँ से भी 1/9 क्या ले लो, हाँ जी, कॉमन ले कॉमन ले लेंगे। लो वो फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो सर? इक्वल। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो कैसे कह रहा हूँ, एक सेकंड। तो जितना कम में करोगे ना मैं आंसर उतने में जल्दी आ जाएगा। एक सेकंड, हमारे पास अभी एक इक्वेशन थी सर, फटाफट बोलो, रिवाइज होएगा उतनी बारी। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू, R into 1/9 9 कितना minus लिखूं? 9 1 बाय 1/16 16। फिर यहाँ से क्या किया, 1/λ1 लिखा मैंने, इज इक्वल टू 1/9 कॉमन ले लिया। आर अंदर क्या लिखा सर? 16 में से 9 गए 7/16। यस सर ठीक है, अच्छा 1/λ2 क्या लिखूं सर? सेम टू सेम ऐसे ही, इसमें आ आर जाएगा। अंदर क्या है बाय 1/9, वो भी बाहर ले लेंगे। 1/9 माइनस 1/25, 25। क्योंकि यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर है, क्योंकि सेकंड लाइन तब आएगी जब n इज इक्वल टू 5 होगा। यस अच्छा, सर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? r/9 अभी भी वही लिया, ये हो जाएगा 16/25। 25 तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर दो सर? डिवाइड डिवाइड कर कर दो। देंगे। r से r गया, हाँ जी। 2/λ1 किसके इक्वल आ जाएगा तुम खुद बता सकते हो? 7/16 इंटू 9 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ? कर लोगे? 9/7 आ जाएगा। 9/7 क्यों आएगा? मैंने नहीं, 1/λ1 7/9 आएगा, 7/9। 7/9। ठीक है, हो जाएगा क्या? हाँ इंटू जी। में Yes, 16 भी आएगा ये। सर वो ठीक कैंसिल है, हो जाएगा सारा। हाँ वो सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 25 अभी लिखा नहीं ना मैंने ये चीज। हाँ हाँ तो जी। 16 चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, हाँ जी। चला जाएगा बोल दो पक्का सर चला चला जाएगा। जाएगा। पक्का चला चलो जाएगा तो अब इसके बाद जो इसका आंसर आएगा सोल्व करके वो आ रहा है 175/256। चेक कर लो एक बार तुम्हारा आंसर जो आ रहा है। इसको सर ये टाइप कहाँ से आया? क्या, मैं तो अभी सीधा आंसर लिखा है, तुम सोल्व कर सकते हो इसको भाई। ये रह जाएगा हमारे पास ऊपर 25, ऊपर रह जाएगा 25, नीचे ये 16 से 16 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 25। 25 इंटू 7 कितना होता है? नीचे भी एक 16 आएगा ना, हाँ 25/7 कितना, 25 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? 170। 175। 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 क्या? नहीं, हाँ मेरे हिसाब से तो यही होता है भाई, तुम चेक कर लो, मेरे पास कैलकुलेटर यही होता है। मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या? नहीं होता सर, यही होता है, यही होता है, यही होता है। चले चले आगे। हाँ जी चलो सर अब इसको सोल्व कर लेना। डन। डन डन सर। यहाँ पर आ जाओ। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी स्टेट में? n जो इक्वल चीज टू मैंने 2। सबसे पहले बताई थी ना उसका यूज होगा यहाँ पे सर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मान लो सेकंड स्टेट में यहाँ पर है, चलो रिवॉल्व कर रहा है, करने दो। क्या कर रहा है उसके बाद? रेडियस दे रखी है उसकी, क्या दे रखी है सर? रेडियस कितनी? 4.65 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा तुम्हें हमेशा तुमने नोटिस किया यहाँ पर एमस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर ही क्यों होता है? हाँ जी।
क्योंकि एटम का साइज एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर का होता है। यस एटम का जो साइज होता है वो एमस्ट्रॉन्ग में होता है। हम अपनी जब बात करते हैं तो वो कभी भी हमेशा किस में बात करते हैं? मीटर सेंटीमीटर में। मीटर सेकंड। तो हम क्योंकि हमारी हाइट मीटर में नापते हैं, फीट यस में, सर। मीटर में ऐसे नापते हैं, तो इसलिए हम मीटर में बात करते हैं। एटम का साइज होता है एमस्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज मिलेगी तुम्हें या तो एमस्ट्रॉन्ग में मिलेगी या नैनोमीटर में। नैनोमीटर। चलो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसकी रेडियस है। अब वो क्या कह रहा है? डी ब्रोई वेवलेंथ निकालनी है इसकी। अरे वाह, क्या होता है डी ब्रोई का वेवलेंथ? H/P। H/P। लेकिन इसने एक हिंट भी दे रखा है, हम्म सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है ये। तो सर ये P इसको थोड़ा सा खोल के लिखे तो H/ में क्या बन जाएगा? MV। तो सर MV वाला कोई फॉर्मूला था क्या हमारे पास अभी इसमें हाँ एटम्स के जी अंदर? था, क्या हाँ। था? वो MVR = NH/2 वाला था। था क्या ये फॉर्मूला? अभी बताया था यस सबसे सर। हाँ जी, स्पेशल इसको खुलवाया था फॉर्मूले को। हाँ जी हाँ जी। खुलाया था। तो अब तुम ये पूछा है तुमसे, तो तुम क्या इससे कुछ हासिल कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। तुम बताओ कैसे करेंगे, तुम बताओ। वेलोसिटी। हाँ, अब एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करूं। मैं चाहता हूँ मेरा शॉर्ट में आंसर आए, तो मैं कैसे करूं भाई? यहाँ पर भी तुम्हें H दिख रहा है, MV की वैल्यू यहाँ पर भी M H दिख by रहा है, V। यहाँ पर भी V तो है ना। उनको एक मेरे साइड को कर दो। लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा का मतलब क्या निकालना है? H by MV MV। यहाँ से H by MV नहीं आ सकता। MV को नीचे ले 2 जाते pi R/N आ हाँ, जाएगा। वेरी गुड। MV को नीचे ले जाएंगे, 2 pi R by N आ जाएगा। 2 हाँ pi जी। उधर चला जाएगा, हाँ जी NH, तो 2 pi उधर चलेगा, 2 pi R, है R। ना। समझ में आ रहा है यस तुम्हें? सर। हाँ NH जी MV कर दिया मैंने, तो इसको H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 pi R अपॉन। R/N। अब इससे क्या सीखने को मिल रहा है सर? H की वैल्यू थोड़ी निकालनी है हमने, किसकी निकालनी है? लैम्डा की ना। हाँ जी तो H अपॉन MV अब आ जाएगी 2 pi R अपॉन N। अब इससे क्या सीखने को मिल रहा है सर? अब मैं हर बार ये थोड़ी करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन एटम का कोई भी लेवल का, ऐसे बोल दे कि 5वीं लेवल पर है, ऐसा बोल दे 6ठी लेवल पे है, ऐसा बोल दे 7वीं लेवल पे है, मैंने कुछ नहीं करना। उसकी सरकमफ्रेंस को उसके नंबर से डिवाइड कर देना। मान लो यस सर। छठे छठे उस पर है, 6ठी लेवल पर, 6th लेवल तो पर है, 6 से उसका डिवाइड रेडियस दे रखा होगा। पाई। तो क्या दे रखा होगा? रेडियस। तो तुम रेडियस क्या करोगे? 2 पाई इंटू 6, 2 पाई इंटू में रेडियस डिवाइडेड बाय 6। 6। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई भी हो सब ऐसे ही बच्चे शॉर्टकट ट्रिक बनती है। शॉर्टकट ट्रिक अपने आप नहीं बन जाती। अब इसी को कोई बंदा कैसे बताएगा? अब कोई भी इंस्टीट्यूट वाला जाएगा, उसको पता है क्या बोल देगा? वो तुम्हें बोलेगा कि हमें एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तुमने क्या करना है? तुमने कुछ नहीं करना, तुमने 6.28 को, जो तुम्हें रेडियस गिवन है ना, R/N से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे सारे इस क्वेश्चन में। अब वो कैसे आया? कैसे भी नहीं आया सर, पाई की वैल्यू उसने पुट कर दी बस, हाँ 3.14, जी 14। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 6.28। 6.28। 6.28। अब वो तुम्हें अब ऐसे बोल देगा कि बच्चों बताओ, अगर 6th ऑर्बिट में है, उसकी रेडियस गिवन है, तुमने कुछ नहीं करना बच्चे, जो भी आंसर है उसको 6.28 से मल्टीप्लाई कर देना है। R/N को 6.28 से मल्टीप्लाई कर दो, R की वैल्यू पुट करो और N की वैल्यू पुट करो। अब इतना सब कुछ लर्न करके जाओगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा है ना। तो हम जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, हम उसका तो कोशिश करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक अपने आप ही बन जाएगी, है ना। तो ये Yes, चीज sir. याद रखना। हम यहाँ से निकालना है H/V, हमें पता है सरकमफ्रेंस से उसके ऑर्बिटल नंबर को डिवाइड करना है, याद आ यस। जाएगा। हाँ जी। Yes, sir. सरकमफ्रेंस से ऑर्बिटल नंबर, Divide. सरकमफ्रेंस से ऑर्बिटल नंबर, बस हो जाएगा। इसका हाँ जी। आंसर बच्चे शायद 9.7 है क्या ऑप्शन में था? B option. बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है। कर लेंगे अब सोल्व अब। यस कर लेंगे। हाँ, तो 2 R की वैल्यू तो गिवन ही है बच्चों, 2 इंटू यही 6.28 इंटू में क्या लिखना है? 4.65 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू क्या पुट करूं? 2। 3। सोच के बोलो, सोच के। 3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेट नहीं बोला, सेकंड Excited. एक्साइटेड स्टेट बोला। तो पहला जहां पर कुछ जीरो एक्साइटेशन है, तो मतलब कहां पर है? कौन सा फ्लोर है वो? Ground. ग्राउंड फ्लोर। जहां पर जीरो एक्साइटेशन है, पहली एक्साइटेशन
होने वाली होगी तो ध्यान से सुनना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सोचो इसको क्या पुट करना चाहिए। 3 ये ग्राउंड स्टेट है तो इसको बोलता था n इज इक्वल टू 1। 1 ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है, इसी को क्या बोलता हूँ, यहाँ पर कोई एक्साइटेशन है क्या ग्राउंड स्टेट में? नहीं। तो इसको बोलता हूँ जीरो एक्साइटेशन स्टेट। अच्छा, तो फर्स्ट पर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ पर एक्साइटेशन है ना, एक एक्साइट हो गया, तो ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन अब n इज इक्वल टू 3 है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्साइट हो गया, तो क्या बोल दिया? सेकंड Second एक्साइटेशन। स्टेट। इस पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 और यकीन मानो n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तुम्हारा आंसर मैच होने वाला है। आज नहीं होगा तो वह जो पेपर में देंगे उसमें होगा, हाँ जी। ठीक है। n इज इक्वल टू 2 लिखोगे ना तो आंसर मैच हो जाएगा। ये और सर गलत अभी नहीं, लिखोगे। सर अभी नहीं हो रहा था। अभी नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में हो जाएगा। हमारी किस्मत तुम्हें पता ही है ना कैसी है। ये सब पता है। तो चले आगे। हाँ जी। इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें पहले अपना दिमाग लगाओ, ये क्या बोल रहा है, लिमिट फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या बोलना चाह रहा है। जो भी चीज समझ नहीं आए उसको अपने डेली वर्ड से थोड़ा सा रिलेट करके देखो। लिमिट का समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने ऊपर सोचूं कि लिमिट है मेरी, ये लिमिट है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब तो मिनिमम हो गया ना, मतलब मिनिमम मैं इतना करूंगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब बोलता है ना कि भाई भाई अब तो मैं 4 घंटे पढ़ चुका हूँ, मेरी लिमिट इतनी है उससे है ना, ज्यादा नहीं पढ़ सकते। उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब ये बोल रहा है लिमिट फ्रीक्वेंसी, यानी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। और तुम्हें पता है भाई फ्रीक्वेंसी कब निकलती है, जब हायर से लोअर में जा रहे हैं या लोअर से हायर में जा रहे हैं, जब निकलती तो हायर से लोअर में जाएंगे। है ना, हायर से लोअर में जाएंगे। तो सर मैं हायर से लोअर में जा रहा हूँ, तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ एक तो, और एक यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, और एक थर्ड से यहाँ जा रहा हूँ, तो बताओ कौन से में फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगी? थर्ड से फर्स्ट में आने में। थर्ड में। याद रखना जितनी वैल्यू n की बढ़ रही है उतनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ रही है, और वेवलेंथ उतनी ही कम घट कम रही है। है। अभी इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझेंगे, लेकिन अभी तक समझ में आ रहा है जितनी n की ज्यादा वैल्यू, n उतनी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। तो मतलब ज्यादा ऊंचे से नीचे गिर रहा है तो एनर्जी ज्यादा निकल रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकल रही है, यस सर। ज्यादा ऊंचे से निकल रहा है। अच्छा, तो मैक्सिमम ऊंचा कितने से गिर सकता है, वो कहाँ से गिर सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से गिर सकता है सर मैक्सिमम ऊंचा। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/λ इक्वल टू r और 1 by 1/1 nf, f फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 by ni ni। का स्क्वायर। अच्छा, अब इसने लिमिट पूछी है तो ni की जगह तो क्या होगा, कहाँ से गिर रहा होगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी से। तो 1 by लैम्डा मान लूं यहाँ पर, ठीक है। ये Yes, sir. लाइमन की बात कर रहा है ना, तो लैम्डा एल बोल दूं क्या? हाँ जी। यस सर। अच्छा, अब 1 by लैम्डा की बात कर रहा है सर यहाँ पर ये, लेकिन इसने दी क्या हुई है सर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है या वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी दे के रखी है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो हमको में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके P बाद भी से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फर्क आता है यहाँ पर, अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो यहाँ पर क्या फर्क आएगा? आर में RC हो जाएगा। आरसी। लर्न हो गया ना ये बात अब? हाँ जी। तो ये लर्न हो जाएगा ऐसे ही, एनएफ का स्क्वायर माइनस एनआई का स्क्वायर। मेरी बात सुनो, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आरसी 1 बाय एनएफ का स्क्वायर माइनस 1 बाय एनआई का स्क्वायर हो जाएगा। Yes. फ्रीक्वेंसी हो गया, सब कुछ आ गया। अगर ये लाइमन की है तो इसको म्यू एल लिख दूं। हाँ जी। ऐसे ही इसकी पी फंड की कैसे लिखूंगा, पी से लिख दूं। हाँ जी। तो उसका भी फॉर्मूला तो आरसी तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है। यस सर। एन एफ की जगह क्या आ जाएगा इसमें? अब इसमें 5 आएगा। 25 लिख दूं। हाँ जी, लिख दो। -0 वो तो माइनस 0 हो जाएगा। 0, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी यहाँ से। पर भी 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरसी 1 आएगा RC के इक्वल। 1। तो आरसी किसके इक्वल आ रहा है सर? V के। वीएल के इक्वल आ रहा है क्या? हाँ जी। देख लो किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो। नो सर। हो जाएगा। अब हाँ जी। आरसी आ रहा है वीएल के इक्वल, तो यहाँ पे आरसी की वैल्यू पुट कर दूं क्या?
कर दो सर। क्या पुट कर दूं? VL/25 आ जाएगा। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है क्या? डी ऑप्शन। देख डी। लो, कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? नहीं। नहीं था, बस मैंने जो फॉर्मूला था वो पुट कर दिया। एक वर्ड समझना था सिर्फ, उसका मतलब क्या है? लिमिट। लिमिटेड। लिमिट नॉर्मल सी बात है, अगर ये किसी को भी देते कि भाई इन्फिनिटी से गिर रही है, वैसे थोड़ी बोलेंगे तुम्हें कि लाइमन में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 1 में गिर रहा है और पी फंड में भी इन्फिनिटी से 1 में गिर रहा है, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, वो सीधा लिमिट फ्रीक्वेंसी है, वो तुम्हें अपने आप समझना है। लिमिट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ से गिर रहा होगा? इन्फिनिटी। डन, इसका आंसर Done. मैच भी कर ले। आंसर। हाँ, VL/25 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द टाइम। अच्छा यहाँ पर आ गया वो फॉर्मूला जो हम आपको बताने वाले थे। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पहले तो मुझे बताओ कि ये सेंस बैटरी है क्या इसकी कोई, जो इन्होंने बोला है? इसमें तो टाइम एवरेज बोल रहा है। टाइम की बात कर रही है, लेकिन क्या बात हो रखी है इसमें? मेरे को मेन मोटी मोटी बात पकड़ो और उसको क्या बात कर रखी है इसमें? किस चीज के बारे में? अच्छा पिछले वाले का आंसर मैंने बता दिया, VL/25। 25। ठीक है, चलो तो बताओ इस पे क्या बात कर रखी है बच्चों। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, टाइम एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सेंटर। ऑफ, टाइम एवरेज ऑफ क्या? टाइम एवरेज, मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया ना तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा होता है सर? होना चाहिए। नहीं। इलेक्ट्रॉन, सोचो थोड़ा सा सोचो, हमने पहले ये बात की है अभी अभी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड हाँ की की थी। है ना? हाँ जी। हाँ तो बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए क्या न्यूक्लियस के आसपास? होना तो चाहिए। चाहिए। होना चाहिए। वो किस वजह से आता है सर मैग्नेटिक फील्ड? पॉजिटिव तो चार्ज। हाँ मतलब अभी हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हमने, किसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है? अराउंड द करंट कैरिंग। कैरिंग वायर, याद है ना? हाँ जी। करंट के कारण, जहां जहां करंट होगा वहां वहां क्या होगा, हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड, करंट किसके कारण बनता है सर? चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज। चार्ज यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन। तो इसने सिर्फ ये लाइन छुपा दी, इसने सीधा बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लेकिन तुम्हें पता है सर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो क्या बन रहा है अभी? करंट। करंट बन रहा है, और करंट के कारण क्या बन रहा है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो ये फील्ड। बात वाजिब है, मतलब ये बात सही है ना, जो बात हाँ बोल जी। रहा है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। अब सर कुछ तो इसके अंदर करंट भी बनेगा, कुछ इसके अंदर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड भी बनेगा। सर बनेगी। कैसे चेक करें सर? इसका फॉर्मूला तुमने लर्न नहीं करना, ये क्वेश्चन जब आने लग गए हैं, इसमें जो बात करेगा ना हमेशा किसकी फॉर्म में बात करेगा बच्चे? प्रोपोर्शनैलिटी की। हमेशा किसकी फॉर्म में बात करेगा? प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी भी दो चीजों में देखता है, एक तो हाइड्रोजन एटम की बात कर ले तब भी, या हाइड्रोजन की जगह Li2 पॉजिटिव बोल दे। हाँ जी, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम हीलियम पॉजिटिव बोलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा अभी। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हो गए उनको हाइड्रोजन लाइक करके फिर पूछ लेगा, उस केस में फिर किसका इफेक्ट आ जाएगा? जेड का। जेड। अगर हाइड्रोजन है तो किसके साथ आएगा? सिर्फ एन के साथ देखेंगे, क्योंकि उस केस में जेड कितना होता है? 1। वन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन की जगह लिथियम वगैरह आ जाएंगे, बेरिलियम आ जाएगा, तब उसके साथ क्या देखेंगे हम? जेड का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी लर्न करनी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लर्न करोगे? सबसे पहले तो आती है सर करंट की। अब जैसे मैं देखूं करंट के लिए होता है, ध्यान से देखना, Z² बाय N का क्यूब। ठीक है, Z² बाय N का क्यूब। अब ये क्या बता रहा है सर? इक्वल नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, इक्वल लिख दिया तो क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल। अब मेरे को ये बताओ कि क्या बता रहा है? Z² बाय N क्यूब, ये क्या है सर? I मतलब करंट। करंट। अब तुम मुझे ये बताओ ये कैसे वैरी करेगा? जैसे जैसे मतलब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे करंट की वैल्यू घटेगी। दिख रहा है ना भाई? जैसे जैसे Z बढ़ा रहा हूं मैं, मान, ठीक है, Z बढ़ा रहा हूं तो करंट क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। एन की वैल्यू अगर सेम है तो तो अब देखो इसको कैसे, ये स्क्वायर और क्यूब का क्या चक्कर होता है, ध्यान से सुनो सर। अगर मैं बोल दूं कि z की वैल्यू तो सेम है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो करंट क्या होगा? घटेगा। बाकी सबको मैं कांस्टेंट मान रहा हूं अभी के लिए, बाकी सब कुछ, तो n बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। घटेगा। अगर मैं बोल दूं z n सेम है लेकिन z चेंज कर रहा हूं, तो बताओ करंट क्या इफेक्ट करेगा? n सेम है, n सेम तो है, z करंट चेंज, बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। चेंज होगा। मतलब अगर n की वैल्यू सेम है, अगर मैं हाइड्रोजन से लिथियम में जा रहा हूँ, लिथियम वाली कॉन्फ़िगरेशन को देख रहा हूँ, तो बताओ कौन से में करंट ज्यादा होगा, लिथियम वाले में या हाइड्रोजन वाले में? लिथियम वाले में ज्यादा होगा। लिथियम वाले में, क्योंकि n की वैल्यू तो दोनों में सेम है, z जेड की वैल्यू दोनों में अलग है। डिफरेंट है। अब बोल दूं कि z भी बढ़ गया और n N भी। बढ़ गया। अब तुम बिना कैलकुलेट करे कैसे बताओगे N का क्यूब करंट घटेगा बढ़ेगा या ही, घटेगा? घटेगा क्योंकि क्यूब है ना एन का तो। हाँ देखो, जो चीज ज्यादा वेरी कर रही है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। फॉर हाँ एग्जाम्पल जी। z भी मान लो एक से बढ़ाया, n भी मान लो, n z भी दो से बढ़ा दिया, n भी किससे बढ़ा दिया? दो दो से। से। तो बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? N का एन का ज्यादा ज्यादा होगा। तुम्हें पता है भाई, z को दो से बढ़ाया तो कितने का फर्क पड़ा? 4 का। फोर। इसको दो से घटाया तो कितने का फर्क पड़ रहा? 8 का। 8। बड़ा तो किसका इफेक्ट ज्यादा हुआ है? N एन n। का का। समझ में आ रहा है ना? जब इनको तो हम सोल्व कर, हाँ जब अलग अलग इफेक्ट दे रखा हो तो हमें थोड़ी सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास ऐसे नहीं आएंगे। तो याद रखना, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि करंट बनेगा क्या? हाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स हो रहे हैं। अच्छा, अब करंट बनेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? हाँ, बिकॉज बनेगा। देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अभी अभी देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब जेई एडवांस में तो मैं बात करूं, मेंस में भी डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इन्हीं के कारण आसपास, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे ऐसी ऐसी जगह पे, फिर वो पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके आसपास चुंबक इधर उधर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। चेंज। तो एक क्या बन जाएगा उसमें? ईएमएफ ईएमएफ। बन जाएगा। तो ये तुम पहुंच गए कौन सी चैप्टर पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे इन चैप्टर्स को क्या करते हैं? रिलेट करके पूछते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यस सर। छोटा सा एग्जांपल दूं, इसमें ही पढ़ लिया हमने रिलेट करके दो चैप्टर्स को। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन क्या है? सेकंड ऑर्बिट में है ना? और इसने पूछी क्या है? डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई वेवलेंथ हमने पढ़ी ड्यूअल नेचर में जी। अच्छे से। और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एटम का। एटम का। दोनों को क्या कर दिया इसने? कंबाइन। इलेक्ट्रिक। है ना? ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं? स्प्रिंग के साथ चार्ज को अटैच कर देते हैं। तो स्प्रिंग जी। हम कहाँ पढ़ते हैं सर? जो लॉज ऑफ मोशन वाला। मैकेनिक्स में। और जो चार्जेस है उसको कहाँ पढ़ा है हमने सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला में। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो दोनों को कंबाइन कर दिया। हम्म समझ में आ रहा है? ऐसे ही सर कैपेसिटर को कंबाइन कर देते हैं चार्जेस के साथ। ठीक है, तो ये सब यस। चीजें चलती रहेंगी, तो उन्हीं को कंबाइन करके तभी समझ में आएगा जब उसका भी फॉर्मूला पता होगा अच्छे से कि कब लगेगा ये फॉर्मूला, और इसका भी पता होगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। हो जाएगा ये। अच्छा, अब देखो नीचे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है सर? ये Z³/n की पावर 5। दोनों में तुम याद रखना, दोनों में कौन हो, दोनों में इफेक्ट किसका ज्यादा है? एन का। n का। ठीक है, उसमें यस एक बड़ा है। तुम ऐसे भी समझ लो इसको, कैसे लर्न करोगे? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। तुम Z में एक बढ़ा दो, n कहता है मेरा इफेक्ट ज्यादा है तो मैं बढ़ाऊंगा भी ज्यादा, n क्या कहता है मैं अपने दो में। बढ़ाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बन गया। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड का किस में प्रोपोर्शनल आ रहा है, बताना। जेड में प्रोपोर्शनल आ रहा है। हाँ, तो अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अब आ गया होगा। nth ऑर्बिट में बताओ प्रोपोर्शनल किसके होगा मैग्नेटिक फील्ड? n की पावर -2, n की पावर -3, n की पावर -4 या n की पावर एन की -5? पावर -2। ध्यान से देखो, किसमें की पूछा है? बात माइनस क्या आएगा? 5। देखो ना फॉर्मूले में,
b और n की पावर 5 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, n की पावर का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पूछता करंट, तो क्या आंसर आएगा, n की पावर -3 बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही Yes. z का पूछ लेता, एक इलेक्ट्रॉन की मतलब हाइड्रोजन का बोल के कहता मतलब लिथियम में बताओ, तब क्या फर्क आ जाता, z का फर्क आ जाता। हाँ ठीक है, जी। हो जाएगा। चलो यस अच्छा, यहाँ जो हाइड्रोजन लाइक एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n टू अनदर क्वांटम नंबर n-1, n से कहा गया, n-1 में गया। अच्छा, तो ये बात भी दे रखी है इसने, n ग्रेटर देन 1, इसका भी यूज होगा। अब पूछा फ्रीक्वेंसी, पहले वही क्वेश्चन को सेट करो दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए। सर हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन जंप किया या नीचे गया है पहले। अच्छा मुझे ये बताओ, जंप करा हुआ है या नीचे गया है, n से n-1 में गया, इसका मतलब क्या हुआ है, n की वैल्यू ऊपर कुछ से नीचे आया। नीचे आया। ऊपर से नीचे है ना, n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 4 पुट कर दो, तो 4 से 3 आएगा। 4 माइनस, यानी 3 जंप किया या नीचे आया है, नीचे आया है, नीचे आया है, तो क्या होगा सर, तो लूज करेगा वही बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। तो ऐसे जच रही है ना बात, हाँ सर जच रही है, हाँ इज जी प्रोपोर्शनल टू। अब प्रोपोर्शनल करना है, वही बात मैंने पहले बोला कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर तुम पूरा फॉर्मूला लर्न करोगे तो वो 4 पाई एम ई सब लिखना पड़ेगा यस ना, वो भी नहीं देंगे वो, बहुत कम केसेस में ऐसा हो जाए तो हो जाए। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, चलो ठीक है निकाल देते हैं, हमें पता है सर फ्रीक्वेंसी का। अब मैं सीधा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहता हूँ तुमसे, बताओ। म्यू इक्वल टू आर आर सी और 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर एन फाइनल कहाँ है, n-1 1 में और माइनस -1/n का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत भाई, ये इनिशियली n पे था, फाइनल आया n-1 पे। अब वो कहता है कि n ग्रेटर देन 1 है, इसका भी कोई यूज होगा सर, हाँ है, मतलब n के कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, n बहुत बड़ा है हाँ, किससे, हाँ जी 1 से। तो जो चीज बड़ी है उसको रखते हैं, छोटी है उसको हटा दे। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ना हो कि यहाँ पर ही पुट कर दे सीधा। अगर यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, n-1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/n का स्क्वायर, ये भी 1/n का स्क्वायर, 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर मैथ्स की जब अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो सोच समझ के लगानी पड़ेगी। देखो बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम आ जाएगा n² n-1 का स्क्वायर, हाँ जी n-1 स्क्वायर, ये आ जाएगा n², ठीक है, -n-1 का स्क्वायर। ऐसा ही आएगा ना। हाँ जी सोल्व कर दो सर थोड़ा सा, आरसी है, नीचे क्या है, अब नीचे कर दो आप चेंज, यहाँ पर अब कर लो, यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना, 0 तो नहीं आ जाएगा, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो मैं, नहीं अब तुम कर सकते हो, n² को n² रखो, n-1 में से 1 को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या बच जाएगा, n का स्क्वायर ना, -1 को हटा दो तो n का स्क्वायर ही बच गया ना। यस सर। पर क्या रह गया सर, n², अच्छा माइनस, यहाँ पर सोल्व करो सर, n² + 1 - 2n, अभी भी वही बात है, जब n बड़ा 2n और 2n भी बड़ा तो 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कर देंगे ना, देखो ध्यान से, n बड़ा है 1 से, हाँ कर देंगे n² बड़ा है, ये खत्म, तो क्या रह जाएगा नीचे, n² से 2n ही रह n² जाएगा, है ना, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये रह जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n का 4 पावर 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो अभी, यहाँ से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/n का क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देख लीजिए, यस समझ में आ रहा है, हाँ जी कोई दिक्कत, अप्रोक्सीमेशन लगानी है, बिल्कुल लगानी है, लेकिन सोच समझ के लगानी है, ठीक है। मैथ्स का यही तो, मैथ क्या होता है हमारा, एक टूल होता है, अच्छा तो, लेकिन उस टूल को यूज करना भी तो आना चाहिए, जहाँ पर प्लास की जरूरत है वहां पर पेचकस नहीं लगेगा, है ना, हाँ जी तो याद रखिए दिमाग से लगाना है, यहाँ पर कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 ऑप्शन नहीं है। चले आगे, यस सर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। देखो
क्वेश्चन आया 2003 में हुआ है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो इसको। इसमें जेड वाली बात हमारे समझ में आ जाएगी, इसलिए ये लिया। एनर्जी का फॉर्मूला है सर। अच्छा पहले समझो, समझ में आ रही है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके इकट्ठा रखे, है ना? करके रखे। हाँ, मतलब न्यूक्लियस से बाइंड करके रखे, है हाँ ना? जी। ठीक हाँ है, जी। तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। अगर उससे तो ज्यादा। मतलब वही एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला पड़ा है, कौन सा? E E is n equals इज to इक्वल H माइनस, minus एक और 13.6 divided by n square वाला। याद है सबको? हाँ जी, बोलो। याद हाँ है। जी। तो ठीक है, तो -13.6 बाय में n स्क्वायर, एक ही क्वेश्चन पड़ा है सर। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर तो किसकी बात कर रखी थी? हाइड्रोजन में, तो ये तो फॉर्मूला लग जाएगा। n की जगह क्या लिख दूं भाई? E की 1 वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? En की वैल्यू दे रखी है 13.6, तो En की जगह लिख दिया 13.6। तो यहाँ पर भी 13.6 से कट जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1। इससे मेरे को ये पता लगा कि उसने क्या पूछा, क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में कहाँ है? हाइड्रोजन एटम में। तो अगर उसको हाइड्रोजन एटम से निकालना है मैंने, तो जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? 13.6 लगेगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है इसी इलेक्ट्रॉन को सेम स्टेट में कहाँ पहुंच जाऊं, इसी इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, कहाँ पर हो? फर्स्ट एक्साइटेड Li2 स्टेट में, Li पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो under बताओ n मुझे, तो बताओ मुझे कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो तुम बताओ कितनी चाहिए होगी, सोचो। 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड। तो कैसे पता चला बच्चे? फॉर्मूला बताओ। -13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र। हाँ, हमने पढ़ा है ना, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था सर, जेड का भी कोई रिलेशन था, याद आया? ये देखो, दिख रहा है? हाँ Yes. जी। 13.6 बाई एन स्क्वायर तो था ही, लेकिन अब वो तो चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन की बात हाइड्रोजन कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है? लिथियम की तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर भी आ जाएगा। Yes. समझ में आ रहा है? यस सर। तो कर देंगे क्या अब इसको सोल्व? हाँ जी। जेड का स्क्वायर तो कितना होता है? 9 आ जाएगा। 3। हाँ जी। 9 हो जाएगा ना? हो जाएगा क्या आप? हाँ जी। और बताओ, किसी को कोई डाउट हो जाएगा इसमें? तो माइनस साइन कहाँ गया? माइनस का कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, हाँ जी। तो बोल रखे हैं माइनस। इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं। ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये तब हम जब पढ़ रहे होते हैं जब एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज रिलीज हो रही होती है। क्योंकि जब हमने कहा ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में जा रहा है, सॉरी, ऊपर हायर लेवल से लोअर सेकंड में से जा रहा है, तो फर्स्ट में एनर्जी आ रहा है। रिलीज होती है, तो नेगेटिव ले रही है ना? लेकिन अभी हाँ इसमें जी। एनर्जी क्या हो रही है सर? देनी पड़ रही है, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। चलें? यस सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, आई थिंक होने वाले क्वेश्चन। इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइनमैन सीरीज। लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट, अब तुम खुद बता सकते हो सर लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब इसमें वो देखो, सारे कंसेप्ट अलग अलग इसलिए लिए ताकि समझ में आए। मुझे बताओ, जब यहाँ से यहाँ गिरे इसके कंपैरिजन में, तो वेव फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी या इसकी? फर्स्ट जो की या बड़ सेकंड? छोटी वाली की। फ्रीक्वेंसी 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 सेकंड वाले की ज्यादा होगी। भाई, जितना ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा चोट लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, हाँ जी। है ना? उतना ज्यादा चीखेगा बंदा जितना ऊपर से गिरेगा, ऐसा समझ, यस सर। है ना? एक यहाँ से बच्चा गिर गया और एक यहाँ से गिरेगा, इसमें ज्यादा चोट लगेगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ ज्यादा तो यहाँ वेवलेंथ सबसे कम। सबसे कम। तो यहाँ वेवलेंथ सबसे। ज्यादा। तो भाई जब फर्स्ट से नीचे वाले लेवल पे गिरेगा, मतलब उससे जस्ट मान लो लाइमन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब गिरेगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ, और यहाँ से जब गिरेगा तो मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ। तो हमेशा कहाँ से गिरने पे होगी सर? इन्फिनिटी से। क्योंकि हाँ वहीं पे मिनिमम। ज्यादा चोट लगती है ना? हो जाएगा? हाँ जी। अब इस पे आ जाओ। इसमें बोला है इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब इन्फिनिटी से गिरेगा। तो
एन इनिशियल क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और लाइमन के लिए एन एफ क्या होता है, 2 होता है। 1 होता है ना, 1। ध्यान से सुनो, सबसे पहले ही तो लाइमन आता है। हाँ, 1 पे गिरेगा, मतलब 2 से गिरेगा ना 1 पे। हाँ, गिरेगा 2 से, 1 ध्यान से पहुंचेगा ये वाली 1 बात पे। है, वो मिनिमम के लिए हो जाएगा ना, मैक्सिमम वेवलेंथ। अभी हम हाँ। शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मतलब ऊपर से गिरेगा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यस ना। मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ऊपर से गिर रहा है, तो इन्फिनिटी से गिर रहा है 1 पर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे पास से जो गिरेगा, यस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पास में कहां से गिरेगा, 2 से 1 में। गिरेगा 2 से गिरेगा, तो एन आई तो क्या हो जाएगा 2, एन एफ तो अभी भी क्या रहेगा 1। 1। तो ये हमें गिवन है कि जो वेवलेंथ निकली, इनकी जो रेशियो है या डिफरेंस, डिफरेंस की, यानी अगर मैं डिफरेंस है। इसको बोलतू जो वेवलेंथ निकली वो लैम्डा 1 है, यहाँ पर जो निकली ये लैम्डा लैम्डा 2 है, 2। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 मेरे को गिवन है 304 एम्स। उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन द पास्चन सीरीज। अब क्या ऐसा क्यों कर रहा है सर, अभी देखिए पास्चन में क्या होगा, आसन में ना गिरेगा। एन आई एन एफ बताओ, एन आई एन एफ। ये हो 3 गया से शॉर्ट गिरेगा के लिए, 1 में। ये हो गया शॉर्ट वेवलेंथ, ये है लॉन्ग वेवलेंथ। बताओ किसमें क्या लिखूं, जो इसमें लॉन्गेस्ट वाला होगा ना उसमें एन आई जो 3 होगा, 3 होगा। और एन एफ लाइमन जो बाल्मर एन आई 3 होगा, ध्यान से सुनो, लाइमन बाल्मर पास्चन, यानी पास्चन। गिर रहा है 3 में, तो हाँ एन जी, एफ दोनों में क्या होगा 3। 3। NF तो एन आई क्या होगा, एक जो शॉर्टेस्ट होगा वो इन्फिनिटी होगा ना, और हाँ, और वो यहाँ 4 पर होगा। लॉन्गेस्ट 4 वाला। 4। दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रही है। यस बस यही, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एन आई एन एफ, एन आई एन एफ की वैल्यू लिख दो बस। अब तो सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, इसमें वेवलेंथ की निकालो, 1 बाय लैम्डा 1 किसकी इक्वल हो जाएगी, आर इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो क्या होता है 0, 0। है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू आर 1 माइनस 1 बाय 4। हो जाएगा। हाँ जी। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इनको फटाफट अलग अलग सोल्व कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। लेकिन Yes, सबको इकट्ठा सोल्व करने बैठोगे, डिवीजन मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, तो तो दिक्कत हो फिर जाएगी। देखो यहाँ पर आसानी से हो रहा है, 1 बाय लैम्डा 1 किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, आर के, तो लैम्डा 1 किसके इक्वल आ रहा है 1 बाय, आर के। आ रहा है ना, आराम से देख लो। हाँ जी। अच्छा, लैम्डा 2 यहाँ से कर दो, यहाँ से कितने इक्वल आ जाएगा 3 बाय, 3 बाय 4। तो लैम्डा 2 किसके इक्वल आ रहा है 4 बाय 3 आर। 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय आर है ना। हाँ जी। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार इसमें, हाँ ये 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय आर के इक्वल आ रहा है, और 1 बाय लैम्डा 2 4 बाय 3 आर के इक्वल। कोई दिक्कत, नो सर। ऐसे इसमें निकाल दो भाई फटाफट, इसमें भी एक इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 बाय लैम्डा इसको उससे तो यहाँ पर निकालो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू वही आर इंटू में 1 बाय एन आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर बाय 1 9 NF आ हो जाएगा। 9, वो हो जाएगा 0, तो 1 बाय लैम्डा 1, लैम्डा आर 1 बाय कितना हो 9। जाएगा 9 बाय आर, है ना। उल्टा करना है ना, तो Yes, लैम्डा sir. 2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वही आर अंदर ले लो, फिर क्या आ जाएगा, तो बोलो बोलो 1 तुम बाय बोलो। 9 माइनस 1 बाय 16। 1 बाय 16, इसको तो हमने सोल्व किया भी हुआ है, कर लेंगे क्या हाँ ये, जी, कर अब लेंगे। इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ मैं, इसका भी डिफरेंस ले लूंगा क्या मैं, हाँ, ले सकते हैं। फिर आर बाय इससे, 9। हाँ आर की तुम वैल्यू पुट कर दो, इसको और तरीके से करना चाहो, आर की क्या पुट कर दो, वैल्यू। सेम वैसे कर सकते हो इसको जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 1 बाय 9 बाहर ले लूं क्या, हाँ जी, ले लो। तो कितना हो जाएगा 7 बाय 16, याद आ 7 गया। बाय 16। हाँ जी। देखो यही फायदा होता है, 4-5 बार अगर तुम्हारे को दिख गया, और नंबर हमेशा ऐसे ही आते हैं, जेई में ले लो चाहे नीट में ले लो, जिनके स्क्वायर रूट रूट्स वगैरह ज्यादा अच्छे से बन जाते हैं, 1 बाय 9 मिलेगा, 1 बाय 16 मिलेगा, 1 बाय 25 मिलेगा तुम्हें, 256 मिलेगा 16 का स्क्वायर, हाँ ऐसे जी। ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तुम्हें। तो r बाय 9 7 बाय
16, तो ये हो जाएगी लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी या 1 बाय लैम्डा 2 की? ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 की होगी। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 9 बाय बाय लैम्डा 16 बाय 7 कर दोगे? कर देंगे। देख लो किसी को कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर अभी तक। नहीं, तो अब इसको क्या करोगे सर? निकालना तो हमें इसकी है ना सर, पास्चन की। हाँ जी। मैं बताऊंगा लाइन में इन्होंने दी क्यों है, तो तुम पहले लाइन पास्चन का निकालो। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कैसे निकालोगे? 9 बाय आर 16 बाय 7 माइनस 9 बाय आर, यही है ना। देख लैम्डा 2 ये है, ये लैम्डा 1 ये है। अब अगर तुमने निकालनी है तो तुम्हारे पास क्या अननोन है बच्चे? 9 बाय आर, इनको R। कॉमन ले लेंगे। अब चाहो तो तुम आर की वैल्यू लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉम है ना, वो भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लिखो, क्या है? 4 बाय 3 आर हाँ जी माइनस 1 बाय आर। 1 बाय तो इसको आर, सोल्व करके आनी जाएगी क्या? ये वैल्यू गिवन है तुम्हें, कितनी गिवन है देखो? ये वाली 304 304 कर दोगे क्या 304 के इक्वल? कर तो यहाँ पर देंगे। इसको कर दो 3r का 304 क्या आएगा? into 3r 1 आ जाएगा। हो जाएगा क्या? ये जी। 304 यहाँ पर मतलब ये 304 का जो भी आएगा आंसर इसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी। और इसको चाहो तो इसके जैसा भी बना सकते हो तुम, सेम। यहाँ से 9 बाय आर कॉमन ले लो, ओके। क्या बन जाएगा? 16 बाय 7 माइनस 1। तो हाँ तुम जी। अपने हिसाब से इसको कैसे भी कर सकते हो, कर लोगे? कर लेंगे। देख लो इसको अच्छे से, कोई भी अप्रोच का कुछ भी पार्ट समझ में ना आ रहा हो, इसका आंसर मैं तुम्हें बता दूं। आंसर बता दो इसका ना। इसका मैं लिखा ही नहीं, कैसे लिखा तो था। क्वेश्चन है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी वाला क्या था, उससे अगला है ना ये? हाँ जी, उससे अगला बाइंडिंग है। एनर्जी था। इसका आंसर आ रहा है बच्चे 10553.14। चेक कर लो ना, ये देख लो, यहाँ लिख रहा हूं मैं 10553.1 एमस्ट्रॉन्ग में ही है ना? जी। एमस्ट्रॉन्ग में नहीं, और तो कुछ नहीं था इसमें। हो जाएगा? हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, कहो तो सोल्व करा दें। 3r का स्क्वायर है, कर लोगे ना यहाँ पर? कर लेंगे इसको। 4r माइनस 1r 3r हो जाएगा। आर का स्क्वायर कहाँ से लिया सर r आपने? का स्क्वायर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 3r ही है ना। हाँ जी। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 4 माइनस 3r का स्क्वायर ही तो आएगा, सही तो लिख रहा हूँ। अरे सर, हमने दूसरी तरीके से किया ना, मैंने आपका नहीं देखा। कर लोगे अब इसको सोल्व? किसी को कोई डाउट है तो कर बता दो। लेंगे, कर लैम्डा लेंगे। 2 माइनस लैम्डा 1 सोल्व करके आएगा शायद r बाय 3। हाँ, r बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3r हो जाएगा ना ऊपर, तो 4r माइनस 3r हो जाएगा हमारे पास r बाय 3। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, बिल्कुल r बाय 3 आ जाएगा, वो r से r कट जाएगा। तो r बाय 3 के बाद r बाय 3 यहाँ पुट कर दोगे। लैम्डा 2 बाय r बाय 3 किसकी इक्वल है? ये 304 के। यहाँ पर हमारे पास 9 बाय r है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 बाय r। तो 3 बाय r की जगह ये लिख दो 304। हो जाएगा क्या? यस हो सर। जाएगा। नहीं, हिसाब से कर लेना, कैलकुलेशन बेस्ड है, कंसेप्ट समझ में ना आए तो बताओ मैं। नहीं, वो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है पार्टिकल, ये लास्ट है शायद, तो ये सारे नहीं करेंगे, तो रेडियो एक्टिव वाले तो कल करने हैं। ये करो लास्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला ना, मैकेनिक्स मिला रखी है इस क्वेश्चन में। जी। पढ़ो इसको क्वेश्चन, तुम बताओ तुम्हारी क्या अप्रोच लगती है इसमें। तो इसका आंसर मैं नोट कर लेता हूँ, कोई मेरे से पूछे तो 155
करो। एक, दो, तीन, चार, छह। कल थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे, आज कल से ज्यादा हो गया ना आज तो टाइम। यस सर। कल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ क्वेश्चन? यू ही समझ में आया, ये दे के रखा है। चलो देखो, यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, ठीक है। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके आगे स्टार लगा लो चाहे। म्यू इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर है। दीपिका ऑप्शन ए, मैंने चेक नहीं किया, इसका आंसर शायद ऑप्शन सी आ रहा है मेरे या बी। ठीक है, ये है तो होमवर्क भी दे दूंगा मैं, लेकिन अभी समझो इसको, कर ही लोगे। म्यू इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर है। यू क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसने बोला हुआ है क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड। क्वांटाइजेशन कंडीशन और की क्या होती है? L इज इक्वल टू NH/2 सब इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है सर, इसने पूछा रेडियई बताना है और एनर्जी बताने किसके प्रोपोर्शनल हो। हमने कहा ठीक है। तुम पता है, जब भी ऐसा पोटेंशियल एनर्जी वाली फील्ड आ जाए, जब भी हमारे पास नॉर्मल सेंटीमीटर वाली फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसमें फोर्स जो है वो ग्रेडियंट होता है किसका? पोटेंशियल का। किसका? पोटेंशियल का। पोटेंशियल तुम्हें घेर रहे हैं, तो इससे फोर्स नहीं निकल सकती क्या? निकल सकती है। तो डी बाई डी आर। जब भी ऐसा हो जाए पोटेंशियल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इस वाली ये वाली फोर्सेस होंगे कंजर्वेटिव, तो उसमें क्या होगा? तुमने कुछ नहीं करना, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? फोर्स। हाँ, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी आर ऑफ 1/2 के आर स्क्वायर करो। 1/2 बाहर आ जाएगा, ये के बाहर बाहर आ आ जाएगा। 2r, तो 2 से 2 कट गया क्या? हाँ जी, KR आ गया। माइनस भी आ गया, तो माइनस का भी छोड़ दो क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है। तो एफ ये किसके इक्वल आ रहा है? माइनस के आर के। अब इसने बोला सर कौन सा ऑर्बिट है? सर्कुलर ऑर्बिट है। क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। तो मेरे को तो बेसिकली मेरे को क्या है? एल इज इक्वल टू MVR NH/2 मेरे को ये बताना है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस। लेकिन मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी भी दिख रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ना होती तो मैं सीधा बोल देता R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। दिख रहा है ना, ये देखो फॉर्मूले में MVR इज इक्वल टू NH/2 लेकिन यहाँ पर V ना होता तो मैं सीधा बोल देता R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि यहाँ पर V है और V भी N पर डिपेंड करता है। इसीलिए मेरे को पहले V की वैल्यू पुट करनी है। ये यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि कैसा फोर्स है बच्चे? सेंट्रीपिटल है, सेंट्रल पोटेंशियल है ना। तो फोर्सेस जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो F किसके इक्वल होता है? बाय R। सेंट्रीपिटल फोर्स यही होती है। हाँ जी, यही होती है। बस अब देख लो यहाँ से, ये R है, ये R है, R का स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, ऐसा ही हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे हो जाएगा। तो देखो V स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? R स्क्वायर के। तो यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, हाँ, दोनों R, जगह स्क्वायर था, yes, R हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मतलब अब प्रोपोर्शनल का काम इतना आसान होता है ना, तुम सीधा वैल्यू पुट कर दो इक्वल, बस कैलकुलेट मत करना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो यहाँ पर V की जगह क्या पुट कर दो एक बार? R। हाँ, तो यहाँ पर भी R है, तो कितना हो जाएगा R का? R का स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे R का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? N के। N के। तो R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा?
n के अंडर रूट के। तो इसमें दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये। डी बी वाली। डी तो नहीं हो सकता ना, हाँ जी, नहीं हो सकता। ए भी नहीं हो सकता, तो या तो सी हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब एक एक तो पता चल गया, आप किसकी वैल्यू है, ई की बतानी है। हाँ ई जी, कौन सी बोल रही है सर, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है तुम मुझे बताओ। हाफ एम बी स्क्वायर होती है। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर और आर डायरेक्ट, तो वी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के स्क्वायर के। स्क्वायर के। आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो वी का स्क्वायर आर के, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर। हाँ जी, तो आर अगर एन के रूट के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एन के रूट का क्या है, होल स्क्वायर। स्क्वायर हो तो वो जाएगा। कितना होता है सर, आ, तो एन का n रूट का आ काट दो जाएगा। क्या, n। ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी बी या ऑप्शन सी। आना। बी। बस, प्रोपोर्शनल बहुत आसान होते हैं, तुम सीधा वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, इसमें सिर्फ क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन, सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर डिफरेंशिएशन। देना है। उससे क्या आ जाएगा, फोर्स, और फोर्स की सीधा किस में पुट करनी है, वैल्यू सेंट्रीपिटल है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, उस फोर्स के इक्वल रख दो। तो वहां से मेरे को पता लग जाएगा, क्यों किया ऐसा, ताकि मेरे को पता चल जाए वी आर पर कैसे डिपेंड डिपेंड करता है। करता है। यहाँ से पता चला है वी किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। तो जहां जहां आर। मेरे को वी दिखा वहां मैंने क्या लिख दिया, आर आर लिख लिख दिया। दिया। समझ में आ रहा है, बस ये इक्वेशन ही चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में। कभी हाफ के आर स्क्वायर है, कभी ऐसे दे देंगे म्यू स्क्वायर 4 पाई आर क्या स्क्वायर। ठीक है, तुम कुछ मत करना, अब तुम्हें आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता चल गया ना, तो यहाँ आगे यस कुछ सर। भी हो, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी आर के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम हमेशा आंसर ये आए, आगे कुछ भी कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है, ओके। हाँ जी, बस तुमने डिफरेंशिएशन करके देखना, हो जाएगा, हो ट्राई जाएगा। करना। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव थे, मैं लेके तो आया था, बट अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट में करेंगे, बच्चे थक जाते हो तो लीव हो जाते हैं। ठीक हाँ है, जी हाँ चलो, सर, तो बाकी थोड़ा कल आप करेंगे। आगे आगे कर दो, एक एक घंटा एक्सटेंड, मतलब केमिस्ट्री का जैसे 4 to 6 है ना, तो वो 3 से 5 हो जाएगी आपकी। एक्चुअली 6 में ना से पता क्या 8 है हो जाएगी। साक्षी, साक्षी ऐसा है ना, ये जो भी जो है ना, नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। ओके। तो मैं तो उल्टा अभी देखो, लास्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक सारे बच्चे थे अभी हमारे पास, है ना। हाँ बस जी। लास्ट के दो क्वेश्चन में बच्चे मिस कर गए क्योंकि टाइम हो गया, है ना। मैं तो हाँ सोच जी। रहा था जल्दी कर लूं, मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला था तुम्हें कि हाँ, अब जेई की जगह साथ साथ नीट का क्रैश कोर्स, जेई में तो इतना टाइम बचा नहीं है। हाँ जी। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, तो नीट का क्रैश कोर्स आ चुका है, और नीट के क्रैश कोर्स का हमने सारा, वो तो पूरा 1 महीना चलेगा। तो ओके। उसमें तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जब अगर तुम्हारा मन हो। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि उनका प्लानर है पूरा। ओके। तो उसमें देखो, कल कल 1 तारीख है, हाँ जी। उसके अंदर कल 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 के दिन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा होगा। ओके। ठीक है, और उसके बाद खत्म होगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले ही दिन। ओके। उसके बाद करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो 4 अप्रैल तक तुम ये चारों चैप्टर कर सकते हो नीट के अकॉर्डिंग। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो रहेगा, बट ओके। वो भी आ सकते हैं तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस। ठीक है, सर मेरे को तो तुम शेयर कर चाहो तो देना वो भी ज्वाइन कर ये सकते हो, उनकी चैप्टर। टाइमिंग। आ जाऊंगी मैं इन वालों अभी में। तुम्हारे जब तक तुम हो ना यहाँ पर, तब तक तो 4, चलो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, सब क्योंकि अभी ग्रुप में मेरा डाल, पता नहीं है ना कि कब मेरा पेपर एग्जाम कब है। होगा ना, हाँ इसलिए। हाँ ठीक है, तो मैं जेई वाले ग्रुप में ही डाल दूंगा, अगर मतलब करते हैं मेरे को, मतलब अलो ओके। करते हैं तो, वरना मैं पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, हाँ तो जी। ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो नहीं नहीं, वैसा कर देंगे सर, मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब है। जो अगर तुम 5-6 तक भी ज्वाइन करते हो, तो तुम्हारे 5-6 चैप्टर हो जाएंगे। ओके। ठीक है, संडे का गारंटी नहीं लेते। चलो ठीक है बच्चे, थैंक हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। यू।